नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट घोषित होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और छात्रों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में सफल सभी जो विद्यार्थी थे उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये सफलता आपके परिश्रम, समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है। आप सभी छात्र छात्राएं हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। आप आगे भी इसी तरह अपने जीवन में सतत प्रगति करते रहें और नई ऊंचाइयों को छुएं। जिन विद्यार्थी का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वे निराश न हो। यह अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने और बेहतर होने का एक अवसर है। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और प्रदेशवासियों को नारद जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को भगवान श्रीहरि के अनन्य भक्त, संपूर्ण सृष्टि में भक्ति, ज्ञान और सत्प्रवृत्तियों के प्रचारक देवर्षि नारद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देवर्षि नारद जी का पावन चरित्र हमें भगवत भक्ति की प्रेरणा देता है। आइए इस अवसर पर हम भी अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सत्कर्मों से आलोकित करने का संकल्प लें। वो उत्तराखंड के गढ़वाल में पंच केदार में से एक मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट 21 मई को खुलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, हर हर महादेव। पंच केदार में से एक श्री मध्य महेश्वर महादेव का जो दर्शन है वो आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 21 मई को श्री मधमेश्वर के कपाट खोलेंगे। आपको यह भी बता दें कि पंच केदार उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित भगवान शिव के 5 मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है और इन्हें भगवान शिव के अलग अलग अंगों के रूप में माना जाता है। इसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर शामिल है। जहां सीएम धामी ने ट्वीट किया है और इस पूरे मामले की जानकारी दी है और ये भी कहा कि पंच महेश्वर जो मंदिर है उसमें जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका स्वागत किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी कि 21 मई को वो खुल जाएगा, उसके पट खुल जाएंगे और इसी के साथ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, क्योंकि पंच केदार में से एक इसे माना जाता है और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भारी भीड़ भी देखी जाती है। वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के संबोधन पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने लिखा, भारत की भूमि पर आतंकी मंसूबों को पनपने नहीं दिया जाएगा। यह केवल शब्द नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त नीति है। ऑपरेशन सिंदूर इसी नीति का प्रतिरूप है, जिसने भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक और सफल प्रहार करते हुए विश्व को यह संदेश दिया कि भारत चुप नहीं बैठता बल्कि पलट कर जवाब देता है। इसी के साथ सीएम धामी ने पीएम मोदी की एक क्लिप भी शेयर की है। तो चलिए उत्तराखंड से नैनीताल से एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां नैनीताल में पर्यटकों पर टैक्स की मार। वन विभाग, नगरपालिका, कैंट ने टैक्स लगाए हैं। ग्रामीण भी अब इको टैक्स लगाने लगे हैं, जहां शहर के कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के हाईकोर्ट चिंतित है। मामले पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मामले पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बताते हुए चले कि जो लोग वहां पर नैनीताल में जो पर्यटक आ रहे हैं उन पर टैक्स की मार पड़ते हुए नजर आ रहे। वन विभाग, नगरपालिका, कैंट ने इस पर टैक्स लगाया है। ग्रामीण भी इको टैक्स लगा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो आने वाले पर्यटक है वो परेशान है। हालांकि आज इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई में क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। वही हरिद्वार के जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताते चले कि डायल 108 एम्बुलेंस के कर्मी ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टर ने मरीज के इलाज में लापरवाही दिखाई। मरीज को दिल का दौरा पड़ा था, जिसको बचाकर एम्बुलेंस कर्मी अस्पताल ले गया।
एम्बुलेंस कर्मी का यह कहना है कि वो मरीज को बचा कर लाया है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे, जिस पर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा देखा गया, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी से वायरल हो गया है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो तमाम लोग जिला अस्पताल पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या एक बीमार व्यक्ति की सहायता करना, एक बीमार व्यक्ति का इलाज करना डॉक्टरों का धर्म नहीं, और जिला अस्पताल में अगर इलाज नहीं किया जाएगा तो इसकी जगह पर क्या किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वही देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हालिया आतंकी घटनाओं को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवादी घटना को युद्ध के रूप में देखेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह दावा किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को नष्ट कर दिया और एक भी मिसाइल या ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया। मोदी सरकार का निर्णय साक्ष्य आधारित और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाज के अंदर अनेकों जातियां हैं, उपजातियां हैं, उन सारे विषयों को एक बार देश के सम्मुख सारा विषय साक्ष्य के आधार पर है। इसकी दृष्टि से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला देश के अंदर हुआ है। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 एयरबेस हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। वही श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हिमांशु बडोनी और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभारी हेमंत द्विवेदी ने तीर्थ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बयान दिया। हेमंत द्विवेदी ने यह कहा कि यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों की मोबाइल टीम तैनात की गई, जो तीर्थ श्रद्धालुओं का तत्काल मौके पर उपचार कर रही। इस कदम से श्रद्धालुओं को खास राहत मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें भी जल्द समाधान होगी। वह हरिद्वार में 2027 के महाकुंभ की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संत समाज से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और महाकुंभ की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। उन्होंने महाकुंभ को ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए संतों से सुझाव लिया और मार्गदर्शन भी प्राप्त किए। मंत्री ने निरंजनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और कैलाश आनंद महाराज से भी मुलाकात की। मंत्री ने यह भी कहा कि संतों के अनुभव और सुझावों से कुंभ को बेहतर और व्यवस्थित बनाया जाए। चल रही है, यहाँ पर होने वाला है और बिना संतों के आशीर्वाद से इतना बड़ा पर्व सफल नहीं हो सकता। आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, कैलाशानंद जी, कोई अन्य और संत हैं, बालकानंद जी से उनसे काफी चर्चा हुई है और मुझे हमें पूरा भरोसा है कि जो यहाँ पर ये जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। माँ गंगा के प्रति भी लोगों की एक आस्था है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है क्योंकि मेरा हरिद्वार से एक विशेष लगाव रहा है कि मेरा बचपन यहाँ पर बीता है। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए गए। पहले जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के बाद अब हरिद्वार में ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के लिए भी ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि गंगा स्वरूप आश्रम में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा।
इस कैंप में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास, संविधान और विचारधारा से अवगत कराया जाएगा ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। अभी जो अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन था उसमें कांग्रेस हाईकमान ने एक निर्णय लिया है कि कांग्रेस को जिलाध्यक्ष और ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी 2 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में तमाम प्रदेश के जिलाध्यक्षों को ट्रेंड किया गया। हम सब ट्रेनिंग लेने गए थे, 2 दिन की हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद अब वो ट्रेनिंग शेड्यूल जो है जिलों में हो रहा है और वहाँ जिले में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष जो हमने बनाए हैं उन लोगों को ट्रेंड किया जाएगा ताकि जब वो बूथ कमेटियां बने या बूथ अध्यक्ष तैयार किए जाएं तो वो एक प्रशिक्षित कांग्रेस के वर्कर हों। क्योंकि आजकल जो नई चीज़ें आ गई हैं कि जैसे वोटों में हेराफेरी करने का, वोट स्वैप कर रहे हैं, वोट गलत तरीके से वोट काटने का काम चल रहा है, उस पर भी हमने सूचना के अधिकारों में मांगा है। तो उन सब जब बीजेपी के हथकंडे सामने आए हैं तो कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम एक प्रशिक्षित टीम बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी ये 2 दिन का 12 और 13 तारीख का जो है ट्रेनिंग सेंटर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रत्येक प्रदेश में ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले 2 माह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में देहरादून में सभी जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें संविधान से लेके कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो भारत का संविधान है और जो भारत का संघर्ष रहा आज़ादी के आंदोलन में और जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका उस आज़ादी के आंदोलन में रही, इन सब बातों का उसमें ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और इसी को लेकर कांग्रेस का निर्णय है कि ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्षों तक कांग्रेस अपनी इस ट्रेनिंग के पार्ट को मंडलम अध्यक्षों को और ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने का कार्य करे, जिससे वो जो संविधान पे आज जो खतरा है, जो देश में जो सरकार जो संविधान पे लगातार हमला बोल रही है, उसके लिए हमारा कांग्रेस का वर्कर प्रशिक्षित हो और वो संविधान की रक्षा करने के लिए और जो कांग्रेस का जो गांधी और नेहरू की विचारधारा है उसको ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है। वही हरिद्वार में बच्चों और युवाओं में जानलेवा जुनून देखने को मिला है, जहां बच्चे और युवा गंगा में ऊंचाई से छलांग लगाकर ऐसे जानलेवा स्टंट कर रहे हैं जैसे जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। नदी के पास रेलिंग लगाने और पुलिस की सख्त चेतावनियों के बावजूद यह खतरनाक खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। गर्मी बढ़ते ही गंगा घाटों पर बच्चों की और जो युवा हैं उनकी भीड़ उमड़ पड़ती है। स्नान और ठंडक की तलाश में पहुंचे ये लोग मस्ती के नाम पर जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते। हरिद्वार पुलिस ने कई बार चेतावनी भी जारी की, लेकिन हालत जस के तस बने हुए। अगर समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो कोई बड़ा हादसा कभी भी घाट की गूंज बन सकता है। वही रुड़की में 2 बदमाशों ने सरेआम बाजार में एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक को सड़क पर गिरा करके लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पीड़ित युवक को ऋषिकेश में भर्ती कराया है। हमलावर वारदात के बाद से मौके से फरार बताया जा रहा है। वही पीड़ित के परिजनों ने गंगनहर थाने में तहरीर दी है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है पुलिस। देहरादून में भू माफियाओं पर एसएसपी ने शिकंजा कसा है। लंबे समय से भूमि धोखाधड़ी के अपराधों में लिप्त 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की। गैंग लीडर सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला देहरादून से है, जहां भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। हरिद्वार के कलियर थाना क्षेत्र के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां गौ तस्करी की सूचना पर पुलिस ने रोलहेड़ी के जंगल में घेराबंदी की, जिसमें 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे रुड़की अस्पताल में भर्ती किया गया। वही कई बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। घायल बदमाश से पूछताछ में अहम जानकारी भी मिल सकती है।
वही केदारनाथ घाटी के घोड़ा पड़ाव के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसकी सूचना पुलिस चौकी केदारनाथ ने एसडीआरएफ को दी है। उप निरीक्षक राजपर सिंह राणा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की जो टीम थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और 70 मीटर गहरी खाई में उतरकर व्यक्ति तक पहुंची, लेकिन तब तक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। शव को रोप द्वारा खाई से बाहर निकाला गया और जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। घाटी के खाई में एक जो व्यक्ति था वो गिर गया, जिसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू बचाव के बाद हालांकि उसको बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक बाहर निकाला गया तब तक देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो जिला पुलिस को जो शव था उसको सौंप दिया गया है। वही साथ ही बताया भी गया किस तरीके से ये जो युवक गिरा उसकी पूरी छानबीन की जा रही। बढ़ते अन्य खबरों की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह वायुसेना स्टेशन आदमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय वायुसेना के बहादुर योद्धाओं और सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरे को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर एक भावुक संदेश साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, आज सुबह मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ही वायुसेना अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा तैयारियों और संचालन संबंधी जानकारी दी। उन्होंने जवानों से सीधे संवाद किया, उनका हौसला बढ़ाया और देश सेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कल देश का संबोधन किया और सीज फायर के बाद ये संबोधन पहला संबोधन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और एक टुक शब्दों में ये कह दिया कि अब आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही सीज फायर अभी हुआ हो, लेकिन सिर्फ स्थगित किया गया है। इस पूरे जितने भी काम चल रहे थे उसको अगर पाकिस्तान की ओर से कोई कायराना हरकत किया जाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान कांप उठेगी। सुनिए आप भी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर
न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि
उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से। चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।